वेलकम फ्रेंड्स, चैनल इंजीनियरिंग स्टेशन पे हम लोग अपना एससी वर्मा का क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। कल तक हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 3 इक्वल चार्ज 2 माइक्रोकूलम each are held fixed at the 3 corner of equilateral triangle। ठीक है, हमारे पास 3 चार्ज है और तीनों चार्ज तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे है। कैसे? इस प्रकार से। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका तीनों साइड सेम होता है और एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। अगर इसको हम Q1 ले लेते हैं, ये Q2 हो गया और Q3। ठीक है, और क्या बोल रहा है? 3 कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड 5 सेंटीमीटर, मतलब ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। Q1 Q3 के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर और Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। तीनों सेम है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड कूलम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्ज, किसी एक चार्ज पर, ड्यू टू द रेस टू। अगर हमको Q3 पर निकालना है तो Q1 और Q2 के कारण क्या फोर्स लगेगा Q3 पर, तो वो हमको निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं कंसेप्ट देना चाहता हूँ वेक्टर का। कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ओके, तो ये क्या होता है? जैसे हमारा एक कोई वेक्टर है, लेट सपोज ए, ये उसका हेड हो गया और ये टेल हो गया, ये हेड और ये टेल। और दूसरा वेक्टर है बी। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल है हमारा थीटा। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है? अगर मैं बी का कंपोनेंट निकालूंगा ए पर तो क्या आएगा? तो अगर मैं इसको प्रोजेक्शन के थ्रू समझते हैं, एक मैं यहाँ पर टॉर्च लगा दूंगा। टॉर्च टॉर्च का लाइट ऐसे जाएगा, लाइट हुआ तो बी कहाँ पर आएगा? बी आएगा ए पर। तो ए क्या हो जाएगा हमारा? ए को हम क्या लिख सकते हैं फिर? ए होता है हमारा बी कॉस थीटा। ठीक है, और इसका एक पैरेलल पैरेलल भी एक कंपोनेंट आएगा। ठीक है, सी, इसको मैं सी ले लेता हूँ। तो सी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ए साइन थीटा। इसको समझने का एक और तरीका है, जैसे हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और ये एंगल मेरा थीटा है। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा क्या होता है हमारा? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो मैं बेस को क्या लिख सकता हूँ? बेस को लिख सकता हूँ ना, h इंटू कॉस थीटा। मीन्स एच बी, यहाँ पर h की जगह पर मेरा क्या है? b है, क्योंकि ये c को अगर मैं पैरेलली शिफ्ट करूंगा यहाँ पर, लेट सपोज ये शिफ्ट को मैं c को यहाँ पैरेलली शिफ्ट करूंगा। वेक्टर का पैरेलल शिफ्ट करने पर ना मैग्नीट्यूड में चेंज आता है नहीं एंगल में। तो मैंने c को शिफ्ट किया पैरेलली ए के पास, तो ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पर क्या, अगर ये मेरा थीटा है तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये मेरा हाइपोटेनस। तो इसी कंसेप्ट से हम लोग कंपोनेंट निकालते हैं वेक्टर का। सिमिलरली यहाँ पर साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? एच साइन थीटा। तो यहाँ पर बताइए कि सी क्या होगा? सी को यहाँ मैंने पैरेलली शिफ्ट किया। ठीक है, बताइए सी क्या होगा? सी साइन थीटा कंपोनेंट में आके परपेंडिकुलर है, तो जो भी परपेंडिकुलर होगा वो साइन थीटा के टर्म में। तो ये परपेंडिकुलर साइन थीटा, और अलोंग अलोंग मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कॉस थीटा। मीन्स परपेंडिकुलर में मेरा क्या आएगा? साइन थीटा का टर्म, और ये अलोंग अलोंग में कॉस थीटा का टर्म। ठीक है, ये कंसेप्ट है। जब भी हम कोई दो वेक्टर दिया हो रहेगा, रिजल्टेंट निकालना, तो हम लोग हमेशा क्या कंपोनेंट के थ्रू निकालेंगे।
अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या पढ़ा, 3 इक्वल चार्जेस 2 माइक्रोकूलम each are held fixed at 3 corner of equilateral triangle of side 5 centimeter, ठीक है 5 सेंटीमीटर। फाइंड कूलम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू रेस टू। तो Q1 के कारण Q3 पे कैसा फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, Q1 भी पॉजिटिव Q3 भी पॉजिटिव, तो रिपल्सिव मतलब फोर्स दूर लगेगा। Q2 के कारण भी दूर लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। F फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, ठीक है। अब हमको रिजल्टेंट वेक्टर, इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा ये समझते हैं। हमारा कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल है, ठीक है। इसका एक डायरेक्शन ये, दूसरा डायरेक्शन ये, Q1 Q2 Q3, ये F31 हमने निकाला और ये F32 निकाला, ठीक है। तो अब रिजल्टेंट है हमारा, रिजल्टेंट क्या कहीं इस डायरेक्शन में आएगा, तो इस डायरेक्शन में अब कैसे निकालेंगे, तुमको F31 का कंपोनेंट निकालना होगा, फिर F32 का कंपोनेंट निकालना होगा। लेकिन एक चीज देखेंगे, हियर ऑल चार्जेज Q1 Q2 and Q3 आर सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, डिस्टेंस बिटवीन देम ऑल्सो सेम। तो फोर्स हमारा क्या आता था, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 भी सेम है Q2 भी सेम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम है, तो हम लिख सकते हैं ना F31 इक्वल्स टू F32, इसको हम F मान लेते हैं क्योंकि सारा सेम ही है। आप निकाल कर भी देख सकते हैं, सेम ही आएगा, ठीक है। अब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, मैं एक यहाँ पर एंगल इसको बाइसेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कोई भी दो एंगल है, जैसे दो एंगल है ऐसे और ऐसे, तो यहाँ थीटा है तो इधर भी क्या होता है थीटा होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो F32 के कारण मेरे यहाँ पे कितना आएगा, कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस कितना आएगा हमारा, F31 cos थीटा और एक और आएगा F32 के कारण प्लस F32 cos थीटा, अलोंग है, थीटा है ना, ये अलोंग है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दो फोर्स, एक इधर और एक यहाँ पे परपेंडिकुलर का इधर जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये क्या आएगा F साइन थीटा और ये F साइन थीटा। मैंने F32 और F31 को F ले लिया है यहाँ से, तो F साइन थीटा दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में, F साइन थीटा और F साइन थीटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा वहाँ पे जीरो, दोनों सेम फोर्स लग रहा है, तो F साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट हमारा फोर्स क्या निकलेगा, F नेट हमारा क्या हो जाएगा, F नेट F cos थीटा प्लस F cos थीटा कितना हो जाएगा 2F cos थीटा, ठीक है। हमको F निकालना है, F K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, Q1 क्या हमारा इक्वल टू Q3 कितना है 2 माइक्रोकूलम, F कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर, ये कितना निकल जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 4 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड 25 इंटू 10⁻4, ये कितना आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 25
इंटू 10⁻9 और 10⁻12, तो कितना होगा 10⁻3, 10⁻4 ऊपर जाएगा तो +4, कितना हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 10⁻1। ठीक है, मीन्स मेरा एफ कितना आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट एफ इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई 25 न्यूटन। ठीक है, लेकिन हम मेरा एफ नेट कितना है, एफ नेट है 2f cos थीटा। एफ नेट कितना है हमारा 2f cos थीटा। तो cos थीटा यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा, cos थीटा कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये थीटा है हमारा और ये परपेंडिकुलर मैंने यहाँ से बाइसेक्ट किया है, तो बेस कौन होगा, ये एंगल निकालना पड़ेगा, ये 5 है, ये टोटल 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 2.5, तो ये 2.5, तो मेरा बेस कितना आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 2.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर, हाइपोटेनस सॉरी 5 डिवाइडेड बाय 5 इसका माइनस 2.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, ये कितना आएगा 25 माइनस 6.25 डिवाइडेड बाय 5, कितना आएगा 25 माइनस 2.5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5, 0.866, कॉस थीटा मेरा 0.866। इतना मुझे निकालने की जरूरी नहीं था, ये मैंने निकाल दिया वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पर देखेंगे तो इसका इक्विलेटरल एंगल का एंगल कितना होता है 60 डिग्री, तो ये दो भाग में लिया 30 डिग्री 30 डिग्री, कॉस थीटा कितना होता है यहाँ पे 30 डिग्री, तो यहाँ से मेरा थीटा कितना आ रहा है 30 डिग्री। अब एफ नेट मेरा कितना हो जाएगा, एफ नेट 2 इंटू 360 बाई 25 इंटू 0.866, जो भी आंसर होगा हमारा आंसर हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 2 इंटू 0.866, 24.94 न्यूटन एफ नेट हमारा हो जाएगा, ये हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ये पार्ट अगर हम समझ गए कंपोनेंट निकालना तो ये क्वेश्चन हल हुआ है, कुछ नहीं है, सिर्फ कंपोनेंट निकालना आना चाहिए, कंपोनेंट निकल गया तो क्वेश्चन हल हुआ है। नेक्स्ट में चलते हैं, 4 इक्वल चार्ज। अब यहाँ से जितना क्वेश्चन आएगा ना मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें कंपोनेंट का ही खेल है, तो कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 equal charge 2 microcoulomb each are fixed at the corner of a square. Q1, Q2, Q3, Q4। यहाँ पर कितना सारा चार्ज कितना है Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q3 इक्वल्स टू Q4, कितना है 2 माइक्रोकूलम, फिक्स्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर एट 5 सेंटीमीटर। दिस आर कितना है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बचा, फाइंड द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू द रेस्ट 3। सेम वहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल में मेरा क्या कोड था कि 3 कॉर्नर था, तो किसी एक कॉर्नर पे जो 2 बचे हुए चार्ज है वो उस कॉर्नर पे कितना फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पर कितने कॉर्नर है स्क्वायर में 4 कॉर्नर है, तो 4 कॉर्नर में किसी एक कॉर्नर पे 3 के कितना फोर्स लगा रहा है, मीन्स Q1 पे अगर हमको देखना है तो Q2 कितना लगा रहा है, Q3 कितना लगा रहा है, Q4 कितना लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम Q1 पे देखते हैं, Q1 पे, तो Q1 में Q4 के कारण को फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, कि पॉजिटिव है, Q4 भी पॉजिटिव, Q1 में पॉजिटिव, तो रिपल्सिव फोर्स मीन्स आउटवर्ड डायरेक्शन। Q2 के कारण
Q2 के कारण भी आउटवर्ड डायरेक्शन और Q3 के कारण भी आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, हमारा ये कितना हो जाएगा, F41 F31 F21। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि F21 और F41 का रिजल्टेंट कहाँ पर आएगा। मीन्स F21 और F41 क्या है, परपेंडिकुलर है, इस आपस में क्या है 90 डिग्री पर है, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ पर आएगा, वेक्टर सम से। वेक्टर सम अगर करेंगे तो इसका रिजल्टेंट F31 ही आएगा। वेक्टर सम क्या होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर का कंसेप्ट है 11th क्लास का, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। वेक्टर लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, लेट सपोज हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इसमें देखने वाली क्या बात है, जो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी शुड बी कनेक्टेड फ्रॉम हेड टू टेल। मीन्स ए वेक्टर का अगर हेड है तो बी वेक्टर का टेल होगा। एक का अगर ये हेड है तो इसका टेल यहाँ पर, हेड और टेल कनेक्टेड होगा तो फिर ट्रायंगल लॉ हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो वेक्टर सी आएगा, ये वेक्टर सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है, और इसको मैं और आगे चला जाऊं तो इसको C कर दूं दोनों तरफ, तो इसको इधर क्या लिख सकता हूँ, C के साथ एक और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो A प्लस बी डॉट ए प्लस बी। जब इसको तोड़ेंगे हम लोग तो सी स्क्वायर कितना आएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए डॉट बी। ठीक है, ए डॉट बी क्या होता है, हमारा डॉट प्रोडक्ट। ये क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। और ये थीटा क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेक्टर का, जो क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है आई गेस। तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और इंजीनियरिंग तक साथ नहीं छोड़ेगा, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। कॉस, अब थीटा कैसे निकालते हैं, लेट सपोज हम हाउ टू फाइंड एंगल थीटा। ठीक है, जैसे हमारा ये वेक्टर था, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, और ये हमने रिजल्टेंट ऐड किया सी। तो जो भी दो वेक्टर का टेल से कनेक्टेड हो, टेल से कनेक्टेड हो, ये मेरा टेल है और टेल से कनेक्टेड हो, तो जो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा होता है। ठीक है, टेल से टेल के बीच में कनेक्शन, तो यहाँ पर जो टेल से टेल कनेक्शन है ये थीटा हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या है, टेल ऑफ सी कनेक्टेड विथ टेल ऑफ ए, देन थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। अब दूसरा कुछ एग्जांपल देखते हैं, ये मेरा है, अब इसमें थीटा कौन सा होगा, मैंने जो ये एग्जांपल दिया है, अगर ये ए वेक्टर है और ये सी वेक्टर है तो थीटा कौन सा एंगल होगा।
तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पैरेलली शिफ्ट कर देंगे। कैसे शिफ्ट करेंगे, ये मेरा वेक्टर ए, इसको यहाँ से उठाकर नीचे डाल देंगे, पैरेलली शिफ्ट कर दिए, पैरेलली शिफ्ट कर दिए। अब ये जो एंगल होगा ये मेरा थीटा होगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा एंगल हमको कैसे लेना है, एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा एंगल एंटी क्लॉकवाइज, बिटवीन ए एंड सी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ गए एंगल कैसे निकालना है। तो यहाँ पर आगे जो मेरा मोड सी क्या आया था, मोड सी स्क्वायर इक्वल टू मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर अब अपने क्वेश्चन में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये हमने डिराइव कर लिया। हाँ, कुछ लोगों का डाउट होगा कि मैंने यहाँ पर सी ए प्लस बी लिखा, इधर सी मल्टीप्लाई किया, इधर ए प्लस बी मल्टीप्लाई क्यों किया है। यहाँ पर सी मल्टीप्लाई किया है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई किया, तो ये सी का वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए प्लस बी है, तो ये मैंने सी को इधर मल्टीप्लाई किया, इधर सी का वैल्यू को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। आगे मैंने फर्दर इसको मल्टीप्लीकेशन कर दिया है, ब्रैकेट ब्रैकेट ऑफ करके। अब हम क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में आते हैं तो हमारा F21, क्वेश्चन में हमारा फोर्स का डायरेक्शन क्या था, ऐसे हमारा लग रहा है F21, और यहाँ पर क्या लग रहा है हमारा डायरेक्शन F41, ठीक है। इधर F21 और रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा, इस तरफ, क्यों आएगा रिजल्टेंट इस तरफ, क्योंकि इसको अगर मैं पैरेलली यहाँ पर शिफ्ट कर दूं ऐसे, तो इसका हेड से ये टेल कनेक्टेड है, इसका ये हेड और ये टेल कनेक्टेड है, तो ये मेरा F21 हो गया, तो ये मेरा F41 हो जाएगा ना, ये F21 है, ये F41 है, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेक्टर F21 प्लस वेक्टर F41, सिंपल, आई रिजल्टेंट। समझ गए। अब यहाँ पर हमारा एंगल कितना है दोनों के बीच में, F21 और F41 के बीच में एंगल कितना है हमारा, एंगल बिटवीन F21 एंड F41 कितना है, 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होता है, 0, तो मेरा रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, एफ नेट आ जाएगा, मॉडुलस मैग्नीट्यूड लेना है हमको, F21 का स्क्वायर प्लस F41 का स्क्वायर, ये पार्ट क्या हो जाएगा मेरा, 0, ये क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर प्लस 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ नेट का स्क्वायर, तो एफ नेट मेरा क्या आ जाएगा, अंडर रूट F21 स्क्वायर प्लस F41 स्क्वायर। अब जो सारा चार्ज सेम है, Q1 Q2 Q3 Q4 सारा सेम है, और सबके बीच में डिस्टेंस भी सेम है, तो मेरा फोर्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब फोर्स सेम हो जाएगा तो एफ नेट ये इन दोनों का कितना आ जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना आ जाएगा, √2f, ठीक है, एक निकल गया, मीन्स मेरा Q2 और Q4 के कारण निकल गया फोर्स, ठीक है। अब Q3 के कारण निकालना है, नाउ फोर्स ड्यू टू Q3 के कारण क्या निकलेगा, अच्छा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कितना होगा, √5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से आएगा ना, तो 5 स्क्वायर 5 क्या हो जाएगा, 25 प्लस 25 50, √50, तो Q3 और Q1 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर, यहाँ पर D कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपना F निकालते हैं, F K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई D स्क्वायर, ये कितना है मेरा 9 × 10⁻⁹, और
Q1 कितना है, 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर कितना है, √50 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर मेरा फिर ये इक्वेशन 1 और ये 2, तो टोटल फोर्स मेरा क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स एफ नेट प्लस एफ डैश कितना आ जाएगा, √2 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस एफ डैश में 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10⁻⁻2। समझ गए। हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना मेरा आंसर आएगा, एफ करते हैं, √2 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड 25 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 9 इंटू 10⁻9 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड 50 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, यहाँ पर मैं 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और यहाँ पे भी 10⁻⁻2 से। एफ कितना आएगा मेरा, एफ इक्वल्स टू √2 इंटू 36 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड 25 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 36 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड 50 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 2 पर मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ इक्वल्स टू 2√2 इंटू 36 इंटू 10⁻⁻³ डिवाइडेड 50 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 36 इंटू 10⁻⁻5। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कर लेते हैं, इसको ऊपर लेके जाएंगे, 2√2 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 36 इंटू 10 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10⁻⁻1। बहुत लंबा हो गया है ना, क्योंकि इसमें मैंने कंसेप्ट इस लंबा इसलिए हो गया क्योंकि मैंने पूरा कंसेप्ट बताया, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का सम कैसे होता है, वेक्टर में एंगल कैसे देखते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इतना लंबा हो गया है, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा है। ठीक है, निकल गया। कंसेप्ट यही है, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो सकता है तो वो एक बार चेक कर लेंगे, लेकिन पूरा कंसेप्ट ऐसा ही है, इसको सॉल्व करना है। तो ये तो मैंने पूरा कंसेप्ट बताया यहाँ तक, उसके बाद ये एंगल फोर्स कैसे निकलेगा वो बता दिया, दोनों का सम कर लेंगे यहाँ पर, ये फिर सॉल्यूशन करते करते हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18,
हाइड्रोजन एटम कंटेन्स 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, Q1 Q2 दे दिया। इट मे बी अज्यूम दैट द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ऑफ रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 मीटर होता है, एंड इज ट्रेड एज एंगस्ट्रॉम, ठीक है, विद द प्रोटॉन एट द सेंटर। ऑब्वियसली कल बताया तो मैंने, स्फीयर होता है, स्फीयर के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन स्फीयर पे घूमता है, तो इसने भी वही बताया, इलेक्ट्रॉन स्फीयर पे सरफेस पे घूम रहा है, प्रोटॉन सेंटर पे है। The hydrogen atom said to be ground state in this case the magnitude of the electric force between the proton and the electron of hydrogen, ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये मैं इसे फॉर्मूला लिख देता है, F इक्वल्स टू के प्रोटॉन का चार्ज इंटू इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। प्रोटॉन कितना है 1.67 इंटू 10⁻19 कूलम, सेम कितना है इलेक्ट्रॉन, और हमारे यहाँ पर आर कितना है 10⁻10, 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर। इसको यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, जो भी मेरा रिजल्ट आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। 19 पर आते हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट। फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन in the ground state of a hydrogen atom. The description of the ground state is given in the previous problem, ठीक है। वहां से हमने जो F निकाले गए वहां पर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्या बोल रहा है स्पीड निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन मैंने क्या बताया कहाँ पर मूव कर रहा है, सरफेस पे, जैसे स्फीयर पार्ट, स्फीयर, एक सेकेंड, ये मेरा स्फीयर पार्ट है, ये बीच में क्या है मेरा न्यूक्लियस, बीच में क्या है मेरा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या है प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या है सरफेस पे घूम रहा है, ऐसे ऐसे मेरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसे ऐसे अगर घूम रहा है तो इसमें दो तरह का फोर्स आता है, जो कोई भी सर्कुलर मोशन में हम लोग जब पढ़े थे तो दो तरह का फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है हमारा, वो क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। प्रोटॉन मेरा और इलेक्ट्रॉन सेंटर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव प्रोटॉन पॉजिटिव, अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, मतलब दोनों क्या होगा आपस में आना चाहेगा तो अंदर ही होगा, जैसे प्रोटॉन मेरा यहाँ पर है और सॉरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, प्रोटॉन यहाँ है, तो दोनों का फोर्स क्या होगा इनवर्ड अट्रैक्ट होगा, आपस में अट्रैक्ट होगा, अंदर की तरफ होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर, तो दोनों क्या होगा आपस में बैलेंस करेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है एम बी स्क्वायर अपॉन आर, हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं, तो एम बी स्क्वायर, यहाँ से हमको क्या पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg पता है हमको, आर दिया हुआ है हमको कितना 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर, Q1 equals to Q2 equal to 1.67 into 10⁻19 coulomb, K equals to 9 into 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से हमको भी वेलोसिटी निकल जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एम, वेलोसिटी क्या आ जाएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एम, वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और हमारा वेलोसिटी निकल जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ कंसेप्ट यहाँ पे सर्कुलर मोशन का है। जेई मेंस 12th बोर्ड एडवांस में डिफरेंस क्या है, 12th बोर्ड में आपको सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, मेंस में थोड़ा टफ, एडवांस में है कि आपको सारा लिंक करते जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन एडवांस लेवल का है, मीन्स इसमें हमारा सर्कुलर मोशन यूज हो गया, आगे भी क्वेश्चन पढ़ेंगे कहीं पे सिंपल हार्मोनिक मोशन इसमें ऐड कर देगा, फिर हमारा फ्रिक्शनल फोर्स ऐड कर देगा, स्प्रिंग फोर्स ऐड कर देगा, तो जब दो चार कंसेप्ट को ऐड करके जब एक क्वेश्चन बनाते हो मेरा एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। तो ये एक मेन प्लस एडवांस में हम इसको काउंट कर सकते हैं।
20 नंबर, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे हम लोग 20 नंबर। 10 positively charged particles are kept fixed on the x-axis at point x equal to 10 centimeter, 20 centimeter, 30 centimeter, 100 centimeter. The first particle has a charge 1 10 to the minus 8 coulomb, second 8 into 10 to the minus 8 coulomb, third 27 into 10 to the minus 8 coulomb, and so on. The 10th particle has charge 1000 into 10 to the power minus 8 coulomb. Find the magnitude of the electric force acting on a 1 coulomb charge particle at the origin. ठीक है, मैं कंसेप्ट बताता हूँ इसमें क्या है। सुपरपोजिशन लगते हैं यहाँ पे, सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन सुपरपोजिशन क्या होता है? सुपरपोजिशन में होता है कि कोई एक चार्ज है, जैसे कोई एक चार्ज लेट सपोज मेरा ओरिजिन पर है Q, और स्पेस में मेरा बहुत सारा चार्ज है Q1, Q2, Q3, कुछ डिस्टेंस पे, लेट सपोज ये R1 डिस्टेंस पे है, ये R2 डिस्टेंस पे है, ये R3 डिस्टेंस पे है, और कोई और चार्ज होगा जो RI डिस्टेंस पे QI चार्ज होगा। ठीक है, तो जो मेरा नेट फोर्स आता है वो ये सारे फोर्सेस का सम होता है। F सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। F नेट क्या होगा मेरा? F नेट इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 प्लस Fi। ठीक है, तो F1 मेरा क्या है यहाँ पर? K Q Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, प्लस F2 क्या है? K Q Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, प्लस Q3 F3 क्या है? K Q Q3 अपॉन R3 स्क्वायर, प्लस डॉट 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 प्लस K Q QI अपॉन RI स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे K Q कॉमन ले लेते हैं, K Q कॉमन ले लेंगे तो Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन R3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस QI अपॉन RI स्क्वायर। समझ गए? अब जो भी यहाँ पर R1, ये R1 हो जाएगा, ये R2, ये R1, ये R2, ये R3, ये R10। ठीक है, पुट करेंगे, हाँ वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पर Q1, Q2, Q3, और ये क्या हो जाएगा मेरा? Q10। ठीक है, सारा वैल्यू यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद मेरा एफ नेट नहीं आ जाएगा। समझ गए? सिंपल है, सिर्फ जो भी मेरा वैल्यू दिया हुआ है उसको इसमें डालना है और मेरा आंसर आ जाएगा। समझ गए? इजी क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन 21 नंबर, टाइम है अभी हमारे पास। टू चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज 2 into 10 to the minus 8 कूलम, ईच आर ज्वाइंड बाय इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। दो चार्ज है हमारे पास Q1 और Q2, ये एक स्ट्रिंग से हमारा अटैच है, एक चार्ज यहाँ पर और एक चार्ज यहाँ पर, दोनों क्या स्ट्रिंग से मेरा अटैच है। ठीक है, कितना डिस्टेंस है दोनों में? 1 मीटर। अब क्या कह रहा है? टू चार्ज पार्टिकल हैविंग ईच चार्ज बाय joined by insulating string of length 1 meter and the system is kept on a smooth horizontal table। कोई ये टेबल है, हॉरिजॉन्टल टेबल, स्मूथ है, ये देखने वाली बात है। स्मूथ है, स्मूथ है मतलब क्या है? स्मूथ मीन्स जीरो फ्रिक्शन, मीन्स म्यू जीरो हो गया, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया मेरा? जीरो। ठीक है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन का मतलब क्या है? दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा, F हो गया। टेंशन क्या लेते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। कोई भी मेरा धागे से एक बॉल को लटका देंगे, ये धागा हो गया, ये मेरा बॉल हो गया, तो बॉल क्या होगा? बॉल अगर नीचे जाना चाहेगा तो धागा क्या करेगा? उसको टाइट हो जाएगा पूरा, मतलब पूरा ये टाइट हो जाएगा। तो इसके टाइट होने का मतलब क्या होता है? इसमें टेंशन लग रहा है, मतलब जो भी फोर्स नीचे आ रहा है, अगर ये फोर्स mg नीचे लग रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लगता है, जो कि धागे को
और बॉल ये फोर्स को बैलेंस कर रहा है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइंड द टेंशन, टेंशन क्या हो जाएगा यहाँ पर सिंपली F इक्वल्स टू टी, बैलेंस कर रहा है। और इसमें फ्रिक्शनल फोर्स आता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होता है, टेंशन का अपोजिट में लगता है, तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स ऐड हो जाता है हमारे फोर्स में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेंशन क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, टेंशन इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 दिया हुआ है 2 सेम है, 2 इंटू 10⁻⁻8 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस कितना 1 का स्क्वायर। तो टेंशन आ जाएगा मेरा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 4 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाई 1। तो टेंशन कितना आएगा 36 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। टेंशन भी एक तरह का फोर्स है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है बैलेंस करने के लिए फोर्स को। ठीक है, अभी 20 से 21 तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में 22 से फर्दर प्रोसीड करेंगे। लेक्चर बहुत लंबा होते जा रहा है इसलिए। थैंक यू, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।